Hello friends, welcome to Bankers platform. So friends, today we have come again with the new video, and this video is regarding the IIBF certificate in foreign exchange exam. So let's see, last video friends, we have discussed these points already related to FEMA Management Act 1999 and some foreign exchange, some important points. Okay, so you can visit our last video, and in that these details are already available. So we will discuss the further things. Okay, so up to here we have already discussed TT buying rate, bills buying rate, TT selling rate, bill selling rate. So today we will discuss about quoting foreign exchange rate. So friends, how we are quoting the foreign exchange rate? So friends, first method. So first method is direct method. This is called home currency quotation. In this, home करेंसी इज़ वेरिएबल यूनिट. ओके, तो फ्रेंड्स फर्स्ट जो मेथड है फॉरेन एक्सचेंज रेट को कोट करने का वो है डायरेक्ट मेथड. तो फ्रेंड्स डायरेक्ट मेथड में क्या होता है कि जो आपकी होम करेंसी है, लाइक वी आर इन इंडिया एंड आवर होम करेंसी इज़ INR. तो INR जो है वो वेरिएबल होगा और जो फॉरेन करेंसी है वो फिक्स्ड होगा. ओके, सो हेयर यू कैन सी 1 USD. ओके, 1 US डॉलर इज इक्वल टू INR 83.30. तो होम करेंसी, जब भी फ्रेंड्स होम करेंसी वेरिएबल है विच इज़ चेंजिंग, तो उस केस में हम उसे कहेंगे दैट इज़ डायरेक्ट मेथड. ओके, सो दैट विल बी डायरेक्ट मेथड. और अगर इफ़ द केस इज़ लाइक जहाँ पे फॉरेन करेंसी वेरिएबल है, ओके, दैट विल बी कॉल्ड इनडायरेक्ट मेथड. तो डायरेक्ट मेथड फ्रेंड्स वो मेथड है जिसमें आप की जो होम करेंसी है दैट विल बी वेरिएबल, एंड इनडायरेक्ट मेथड इज़ where foreign currency is invariable. Okay, so this is the concept of direct method and indirect method. Okay, so let's study some more points related to rates. Okay, so this is very important, and let's see. तो फ्रेंड्स जो भी रेट है फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज़ स्पॉट रेट, सेकंड इज़ फॉरवर्ड रेट. ओके, एंड स्पॉट रेट जो है रेट डिसाइडेड टुडे एंड ट्रांजैक्शन टुडे. ओके, एंड फॉरवर्ड रेट वो होता है रेट डिसाइडेड टुडे एंड ट्रांजैक्शन विल बी एट फ्यूचर. लाइक फॉरवर्ड रेट में आप जो है नेक्स्ट 2 to 3 मंथ्स का जो रेट है वो आज ही डिसाइड कर लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स. सो that will be forward rate. और next is spot rate. okay, so इंटर बैंक मार्केट इंटरनेशनल रेट्स, जो इंटर बैंक मार्केट में इंटरनेशनल रेट्स जो हम यूज़ करते हैं फॉरेन एक्सचेंज में, दैट आर कैश रेट, ओके, टर्म, स्पॉट एंड फॉरवर्ड. सो ये 4 टाइप्स के फ्रेंड्स रेट्स हैं. फर्स्ट इज़ कैश रेट टुडे एंड सेटलमेंट द सेम डे और वर्किंग डे. तो फ्रेंड्स जो कैश रेट है वो अगर आज लिया है तो वो आज ही आपका जो है सेटल हो जाएगा. ओके, सो कैश रेट विल बी सेटलिंग इन द सेम डे. सेकेंड वन इज टर्म रेट टुडे. ओके, टर्म जो है वो है रेट टुडे एंड सेटलमेंट ऑन फर्स्ट सक्सीडिंग वर्किंग डे. तो आप टर्म से समझ सकते हैं टुमारो. ओके, अगर आप फ्रेंड्स टर्म रेट लेते हैं, इन दैट केस आज आपने रेट लिया है बट उसका जो सेटलमेंट है वो फर्स्ट सक्सीडिंग वर्किंग डे होगा. ओके, सपोज टुडे इज़ मंडे, तो ट्यूसडे को वो रेट सेटल होगा. बट इफ़ यू आर टेकिंग रेट ऑन फ्राइडे और सैटरडे संडे को फ्रेंड्स जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो क्लोज होता है, तो अगर आपने कोई भी रेट फ्राइडे को लिया देन इट विल बी सेटल्ड ऑन मंडे. okay, so next rate is spot rate means rate today and settlement on second working day. okay, T+2. तो फ्रेंड्स मोस्टली जितने भी बैंक्स हैं वो इसी रेट को यूज़ करते हैं, दैट इज़ T+2. ओके, दैट ड्यूरेशन इज़ T+2 एंड दैट इज़ कॉल्ड स्पॉट रेट. स्पॉट रेट को जो है मोस्ट ऑफ द बैंक जो है वो स्पॉट रेट में ही डील करते हैं, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट. ओके, स्पॉट रेट. एंड नेक्स्ट इज फॉरवर्ड रेट. उसमें क्या है फ्रेंड्स, रेट टुडे एंड सेटलमेंट फ्रॉम द थर्ड सक्सीडिंग वर्किंग डे. सो 2 दिन से, लाइक आई टोल्ड यू स्पॉट रेट जो है वो है T+2. T+2 से जो भी रेट ज़्यादा होगा, मतलब जिसका सेटलमेंट
T+3, T+5, T+1 month, so उसे हम कहेंगे फॉरवर्ड रेट. ओके, सो दीज आर द 4 rates which are very popular, which are used by the banks in the settlement of the foreign payment. First is cash, term, spot and forward rate. Cash rate सेम आज आपने रेट लिया और आज ही सेटल हो जाएगा. ओके, एंड टर्म रेट मीन्स टुमारो. यू कैन लर्न लाइक टुमारो. रेट टुडे, रेट हमने आज लिया है और जो सेटलमेंट है वो नेक्स्ट डे होगा. नेक्स्ट इज स्पॉट. स्पॉट मीन्स रेट आपने आज लिया है और उसका जो सेटलमेंट है वो सेकंड सक्सीडिंग वर्किंग डे. Okay, that is T+2. And last one is forward contract, forward rate, that is rate आज आपने दिया है और वो T+3, T+5 and it can be up to 3 months. Okay, so this is all about different rates in the foreign exchange. Okay, so let's see now interbank rate. Okay, let us assume that in interbank market the quote for USD is 1 USD is INR 83.30 and 83.34. So this is called a two-way quote rate. By quoting like this, the quote dealer convey that he is prepared to buy 1 USD at 82.30 and is prepared to sell at 82.3. तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक लाइक टाइपिंग मिस्टेक है. इट इज़ 83. ओके, लाइक हेयर. सो फ्रेंड्स जब भी आप इस टाइप का रेट देखते हैं, इस टाइप का जहाँ पे एक स्लैश लगा है, तो फर्स्ट जो है वो बाइंग होता है एंड सेकंड रेट इज सेलिंग. ओके, सो बाइंग रेट जो है वो है 83.30, सेलिंग है 83.34. तो दैट इज़ कॉल्ड टू वे कोट रेट. बाय कोटिंग दिस, इस तरह से अगर आप रेट देखते हैं तो ये शो करता है कि जो डीलर है वो हमें बता रहा है कि वो $1 जो है 83.30 में ले लेगा एंड वो प्रिपेयर है सेल करने के लिए 83.34. ओके, सो यहाँ पे एक टाइपिंग मिस्टेक है. इट विल बी 83.34. ओके, हेयर. ओके, यू जस्ट इग्नोर दिस. ओके, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट जब भी आप इस टाइप का रेट देखते हैं, फर्स्ट जो है वो बाइंग है, सेकंड जो है वो सेलिंग है. ओके, दैट इज एक्सप्लेन इन दिस. सो द फर्स्ट रेट इज़ कॉल्ड बिड रेट. ओके, बाइंग रेट को हम बिड रेट भी कहते हैं एंड सेकंड इज कॉल्ड आस्क रेट. ओके, नेक्स्ट इज आर्बिट्रेज. Arbitrage transaction consists of purchase of one currency in one center and an almost simultaneous sale of the same currency in another sender with an objective to make profit due to exchange difference प्रिविलेंट इन टू सेंटर्स. तो फ्रेंड्स आर्बिट्रेज क्या होता है कि जिसमें एक जो डीलर है वो एक मार्केट में उस करेंसी को परचेज़ करता है और उसी टाइम वो उसी करेंसी को दूसरे मार्केट में सेल करता है. सपोज़ इंडिया में जो है USD का रेट है 83 to 84, बट सेम जो है USD का जो रेट है वो हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान और चाइना, लाइक दिस टाइप ऑफ कंट्री, वहाँ पे अगर किसी भी वजह से वहाँ पे रेट ज़्यादा है तो वो यहाँ पे उसे परचेज़ करेंगे. ओके, जो भी डीलर्स हैं वो इंडिया की मार्केट में परचेज़ करेंगे और US लाइक चाइना पाकिस्तान की मार्केट में सेल करेंगे. इन द सेम वे अगर उन्हें डॉलर जो है वो चीप मिल रहा है US के मार्केट में, तो वो US की मार्केट में जो है डॉलर को परचेज़ करेंगे और इंडिया की मार्केट में उसे सेल करेंगे. ओके, सो दिस इज़ कॉल्ड आर्बिट्रेज. Okay, so here some relevance point about FERA. So friends, FERA is now outdated, so we will not discuss much about this. You can read if you want to have some idea about it. Okay, so let's see background is that FERA जो है वो 1947 में control imposed for all external transaction. Okay, and FERA 1973 जो है वो है control framework made more rigorous. And FEMA, then came the FEMA in 1999, transition from control to management. पहले जो फ्रेंड्स जो गवर्नमेंट थी वो क्या करती थी जितनी भी एक्सटर्नल ट्रांजेक्शन्स हैं उनको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने ये फेरा को लाया. ओके, 1947 एंड 1973. बट जब फेमा आया 1999 में, तो जो ट्रांजिशन था वो था कंट्रोल से मैनेजमेंट की तरफ, बिकॉज गवर्नमेंट को ये समझ आ गया था कि वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज को, बट दे कैन
manage. So they made the law with the vision to manage the foreign currency. So this is related to FEMA. Okay, an act to consolidate and amend the law relating to foreign exchange with the objective of facilitating external trade and payment and for promoting the orderly development and maintenance of foreign exchange market in India. So in this arrangement of section, एक्ट कंसिस्ट ऑफ 7 चैप्टर एंड 49 सेक्शन. तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है कि जो फेमा है उसमें कितने चैप्टर्स हैं. ओके, दिस यू कैन रिमेंबर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये जो फेमा एक्ट है इसमें 7 चैप्टर्स हैं एंड 49 सेक्शंस हैं. ओके, सो चैप्टर 1 इज़ प्रिलिमिनरी, दैट इज़ सेक्शन 1, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, एप्लीकेशन, कमेंसमेंट. ओके, सेक्शन 2 डेफिनेशंस के लिए है. चैप्टर 2 रेगुलेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सेक्शन 3 डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज. सेक्शन 4 होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन. सेक्शन 6 कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन. तो ये क्वेश्चन भी फ्रेंड कई बार एग्ज़ाम में आया है कि फॉर फेमा एक्ट सेक्शन 3 चैप्टर 2 सेक्शन 3 डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज. सेक्शन 4 होल्डिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सेक्शन 5 करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन. तो इन चीज़ों को आपको लर्न करना होगा कि कौन सा जो सेक्शन है वो किस चीज़ के लिए रिलेटेड है. अगर आपको डेफिनेशंस चाहिए रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज, दैट यू विल गेट इन सेक्शन 2. ओके, सो दिस इज़ टू बी लर्न. सो सेक्शन 7, यहाँ पे आप देख सकते हैं सेक्शन 7. सेक्शन 7 जो है दैट इज़ फॉर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. सेक्शन 8 रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. सेक्शन 9 एग्जेम्पशन फ्रॉम रियलाइजेशन एंड रिपैट्रिएशन इन सर्टन केसेस. ओके, चैप्टर 3 जो है वो बताता है हमें रिलेटेड टू ऑथराइज पर्सन. ओके, सेक्शन 10 ऑथराइज पर्सन. सेक्शन 11 रिजर्व बैंक्स पावर टू इशू डायरेक्शन टू ऑथराइज पर्सन. सो ऑथराइज पर्सन कौन होता है फ्रेंड्स? लाइक ऑथराइज डीलर, कैटेगरी 1 मनी एक्सचेंजर, ओके, कैटेगरी 2 मनी एक्सचेंजर. सो दीज आर द also important section. So section 12 talks about power of reserve bank to inspect authorized person. सो नेक्स्ट इज अरेंजमेंट ऑफ सेक्शन. चैप्टर 4. चैप्टर 4 जो है फ्रेंड्स ये बात करता है रिलेटेड टू contravention and penalties. Okay, section 13 talks about penalties. Section 14 enforcement of the orders of adjudication authority. Section 14A powers of recover area of penalty. Section 15 power to compound contravention. So these all things you have to friends learn because यहाँ से क्वेश्चन आता है 1 to 2 marks you can get that what section 18 deals with in FEMA Act. So section 18 deals with appellate tribunal. Okay, so these all you have to learn. Section 16 appointment of adjudication authority. Section 17 appeal to special director. Okay, so these all you have to learn. So section 32 right of appellant to take assistance of legal practitioner or chartered accountant and of government to appoint presenting officer. Section 33 officers and employees etc. to be public servant. So these are the main section. Okay, here what is omitted. Okay, so these sections are omitted. Section 20, 21, 22, 24, 25, 26, 29, 30 and 31. These are omitted also. So time to time RBI and this FIDI will be coming together and making decisions on the sections also which are to be omitted because friends time is changing. So as per the time our these laws should also change. So जहाँ पे भी फ्रेंड्स इन्हें लगता है कि ये आउटडेटेड कॉन्सेप्ट है then they are omitting those section. Okay, section this chapter 6 Directorate of Enforcement. So power of search, seizure, special provision relating to asset held outside India in contravention of section 4. So these are the
मेन। ओके, सो दिस इज चैप्टर 7 दैट इज मिसलेनियस। यहाँ पे आपका सेक्शन 39 प्रिजम्पशन टू डॉक्यूमेंट्स इन सर्टन केसेस, suspension of operation of this act, power of central government to give direction, contravention by companies, death or insolvency in certain cases, bar of legal proceeding, removal of difficulty, power to make rules, power to make regulation, rules and regulation to be laid before parliament, वो सेक्शन 48 में आता है। सेक्शन 49 रिपील एंड सेविंग। So FEMA 1999 Authority to Government of India and RBI. Section 46 of the Act empowers Central Government of India to make rules on any matter to carry out the provision of the Act. Section 47 of the Act authorizes the RBI to make regulation to carry out the provisions and rules made thereunder. Section 10 to 12 of the Act authorize RBI to appoint different banks, companies, etc. as authorized person to deal in foreign exchange. So friend, this point is very important. You can remember जो सेक्शन 10 से 12 है ऑफ द एक्ट, वही आरबीआई को ऑथराइज करता है कि वो किसे एडी बनाएगा, किसे कौन सा लाइसेंस दे सकता है। ओके, सो ऑथराइज पर्सन, जैसा कि अभी लास्ट हमने सेक्शन में देखा था ऑथराइज पर्सन। सो हु इज़ ऑथराइज पर्सन? सो एनी एंटिटी सच दैट कंपनी, फर्म, इंडिविजुअल अपॉइंटेड बाय आरबीआई टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज इज कॉल्ड ऑथराइज पर्सन। सो जिस भी पर्सन को आरबीआई ने अपॉइंट किया है कि वो फॉरेन एक्सचेंज में डील कर सकता है, उसे हम कहते हैं ऑथराइज पर्सन। ओके, सो ऑथराइज पर्सन जो है वो क्लासिफाइड है ऑथराइज डीलर, ऑथराइज मनी एक्सचेंजर, ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट। तो फ्रेंड्स, ऑथराइज डीलर जितने भी बैंक्स हैं इंडिया में, उन्हें ऑथराइज डीलर का लाइसेंस लेना होता है आरबीआई से बिफोर मेकिंग एनी बैंक ब्रांच एज ए फॉरेन एक्सचेंज ब्रांच, दैट इज एडी ब्रांच, दैट इज कॉल्ड ऑथराइज डीलर। ओके, सो ऑथराइज मनी चेंजर्स, सो जितने भी आपने मनी चेंजर देखे होंगे, लाइक डिफरेंट कंपनीज आर ऑपरेटिंग एज ए मनी एक्सचेंजर, तो उन्हें भी ऑथराइज मनी चेंजर का लाइसेंस लेना होता है। ओके, अदर इज़ ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट। ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट अगर किसी को ओपन करना है रिलेटेड टू फॉरेन एक्सचेंज, दे ऑल्सो हैव टू टेक आरबीआई परमिशन। सो ऑथराइज पर्सन्स, सो ऑथराइज पर्सन फर्स्ट ऑथराइज डीलर। So generally scheduled commercial banks are appointed as authorized dealer. They are permitted by RBI to perform wide range of foreign exchange transaction. तो जितने भी फ्रेंड्स बैंक है, कमर्शियल बैंक है, उनको ऑथराइज डीलर जो है वो अपॉइंट करता है आरबीआई। ओके, वही उन्हें परमिशन देता है, लाइसेंस देता है, जिससे वो डिफरेंट ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लाइक इनकैशमेंट, इशू ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, करेंसी नोट्स एंड ट्रैवलर चेक्स। ओके, रिलीज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज for different current account, capital account transaction, maintaining accounts of non-resident, maintaining foreign currency account in foreign countries, holding foreign currency, foreign exchange without limit. So ये सब चीज़ें जो है ऑथराइज डीलर कर सकता है। ओके, सो नेक्स्ट इज ऑथराइज मनी चेंजर। Authorized money changer. RBI appoints established firm, non-banking financial companies and other organizations as money changers. Money changers are permitted to extend services for encashment of foreign currency notes, coins and foreign traveler check. और इसमें आप एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं फ्रेंड्स, फॉरेक्स कार्ड्स, क्योंकि आजकल फॉरेक्स कार्ड्स भी जो है वो मनी चेंजर्स इशू कर सकते हैं। सो दे आर गिविंग फॉरेन करेंसी नोट्स, कॉइन्स, फॉरेन ट्रैवलर चेक एंड फॉरेक्स कार्ड। तो यहाँ पे फॉरेन ट्रैवलर चेक जो है आजकल फ्रेंड्स आउटडेटेड हो चुका है एंड नॉट मोर पीपल आर, वन सेकेंड फ्रेंड्स, yes, here we were. Okay, so foreign traveler check जो है that is bit outdated but you can remember. Okay, offshore banking unit. So RBI authorized banks and other to open offshore bank unit at different centers. They cannot perform any banking business with resident of the
कंट्री ऑफ इट्स लोकेशन। ओके, सो ये जो ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट है ये सिर्फ नॉन रेजिडेंट्स के लिए, इट ट्रांजेक्ट ओनली इंटरनेशनल बैंकिंग बिजनेस विद रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट। ओके, ऑथराइज डीलर्स। सो फ्रेंड, जो भी ऑथराइज डीलर्स हैं उनमें भी कैटेगरीज हैं, डिफरेंट कैटेगरीज आर देयर, लाइक हेयर इट इज़ मैंशन AD category 1, category 2, 3 and 4. So 4 types of categories are there of authorized dealer. ये भी फ्रेंड क्वेश्चन में आ सकता है आपको कि कितने तरह के ऑथराइज डीलर्स होते हैं, दैट इज़ 4 टाइप्स ऑफ। ओके, सो AD कैटेगरी 1, अब यहाँ पे आपका क्वेश्चन है AD कैटेगरी 1 जो है वो क्या कर सकता है। ओके, AD कैटेगरी 1 इंक्लूड्स commercial bank, state cooperative and urban cooperative bank permitted to do all current account and capital account transaction according to RBI direction issued from time to time। तो ये जो AD कैटेगरी 1 है वो हर तरह के करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ओके, लेट्स सी नेक्स्ट AD कैटेगरी 2। सो AD कैटेगरी 2 जो है फ्रेंड्स, सो AD कैटेगरी 2 में आप देख सकते हैं इंक्लूड अपग्रेडेड FFMC फुल फ्लेज मनी चेंजर्स। ओके, RRB रीजनल रूरल बैंक एंड अदर, ये कैटेगरी 2 में आते हैं। एक्टिविटीज़ इंक्लूड स्पेसिफाइड नॉन ट्रेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन, ये नॉन ट्रेड करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। ऑल द एक्टिविटी परमिटेड टू FMC full fledged money changer and any other activity as decided by RBI comprises widened base of entity authorized to deal in foreign exchange to serve public for their day to day current account नॉन ट्रेड ट्रांजेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जो ऑथराइज कैटेगरी 2 का जो है जो भी ऑथराइज कैटेगरी 2 के जो ADs हैं, ओके, ADs विच आर कैटेगरी 2, they cannot do trade transactions। Okay, they cannot do trade transaction, they can do only non-trade transactions। Okay, so after that AD category 3 and 4। so AD category 3 includes select financial and other selective financial and other institution authorized to undertake transactions incidental to the foreign exchange activity undertaken by these institution like IDBI, IFCI, NABARD, SIDBI एक्सेट्रा। तो ये जो कैटेगरी 3 है ये इंसिडेंटल टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, लाइक NABARD इज़ देयर। सपोज फ्रेंड NABARD को फॉरेन से कुछ फंड लाइक दे हैव टू बोरो, सो दे आर बाउंड टू टेक दैट फंड एंड दे हैव टू डू दैट ट्रांजेक्शन। तो दैट इज़ incidental, but they cannot do daily transaction, they cannot do trade transaction, non-trade transaction, but they can do incidental transactions which are permitted by the RBI। Okay, next is AD category 4, it includes FMC and Department of Post activity include purchase of foreign exchange and sale of private and business visit। तो फ्रेंड्स ये जो AD category 4 है that include फुल फ्लेज मनी चेंजर। तो मनी चेंजर जो है वो डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए लाइक दे कैन परचेज एंड सेल द फॉरेन एक्सचेंज टू प्राइवेट एंड बिजनेस विजिट्स के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। ओके, so next is friends capital and current account transaction, this we will friend discuss in next video because this video is already of 24 minutes, so I think today it is enough for this video, so I hope so this video is beneficial for you। so next video we will be discussing capital and current account transaction, this is very important topic, and in next video we'll come with the next part of this video। so thank you friends, thanks for watching, have a nice day।